बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 24 नवंबर 2025 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड यानी ये जो क्वेश्चन फाइल जिस फॉर्मेट के अंदर MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर इसी फॉर्मेट के अंदर यानी MS वर्ड की फाइल के अंदर ही आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है और देन उसी MS वर्ड की फाइल जिसमें आपने अपना सोल्यूशन सॉल्व किया होगा उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। मैं पहले ये बात हर वीडियो में ये क्लियर करता हूँ कि मैं इन दिनों में बिजी होता हूँ, लिहाजा मैं रिस्पॉन्स जल्दी नहीं करता। इसलिए आपने अगर बुकिंग करवानी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टीम मेंबर के नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो बुकिंग करवा सकते हो। ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाएंगे तो कम फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन जो है फीस डबल हो जाती है। तो चलें अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस असाइनमेंट के अंदर जो है वो आप चाहो तो इसी ये जो क्वेश्चन फाइल ने आपको दी हुई है इसी क्वेश्चन फाइल के अंदर भी आप सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे ये है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो आप इस तरह से सोल्यूशन, ठीक है, और इसके नीचे आप सारा सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से भी आप कर सकते हो और फिर देन इसी फाइल को आप सबमिट करवा देना। लेकिन एक बात ख्याल रहे, जब आप अगर आप इसी फाइल के अंदर मतलब आप एक न्यू MS वर्ड की फाइल नहीं बनाना चाहते, तो अगर आप इसी क्वेश्चन फाइल के अंदर सॉल्यूशन सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपने एक काम ये करना ज़रूर कि ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शन है ये सारी फिर आपने रिमूव कर देनी है इस तरह से कम्प्लीटली। ठीक है, क्लियर होगी। ये ना हो कि क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि जो चेकर होता है ना, वो जब आपकी अगर आपने यही मान लो इसी क्वेश्चन फाइल के अंदर सॉल्यूशन बना के सबमिट करवा दिया तो होगा ये कि अगर आप ये चीज़ें ऊपर वाली ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर ये रिमूव नहीं करोगे तो जब वो ओपन करेंगे आपकी सॉल्यूशन फाइल को तो उनको ये लगेगा शायद इसने क्वेश्चन फाइल ही सबमिट करवा दी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं ना जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो अब भाई जैसे ही उन्होंने फाइल ओपन की तो उनको स्टार्टिंग के ऊपर ही वही क्वेश्चन फाइल की सारी फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है। तो उनको तो यही लग रहा है ना कि शायद आपने क्वेश्चन फाइल ही सबमिट करवा दी है। तो उन्होंने नीचे जाने की ज़हमत ही नहीं करनी है। ठीक है? तो हो सकता है कि वो नीचे मूव ना करें और नीचे ना देखें कि आपने यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व किया हुआ है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अगर पहली तो बात ये है कि आप कोशिश करें कि नई फाइल बनाकर उसमें सबमिट करवाएँ। एक नई MS वर्ड की फाइल बनाकर उसमें सॉल्यूशन लिखकर तो उस फाइल को सबमिट करो। लेकिन अगर आपने इसी में करना है, इसी क्वेश्चन फाइल के अंदर सॉल्व करना है, तो फिर आप ये ऊपर वाली तमाम की तमाम चीज़ों को जो है पहले रिमूव कर देना और देन नीचे सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ ये रहे और इसके नीचे इसका सॉल्यूशन हो, ठीक है? और फिर आप इसी MS वर्ड की फाइल को सबमिट करवा सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एक सूडो कोड दिया गया। सर ने बेसिकली ये बोला हुआ है कि आपने इस सूडो कोड का स्टेप बाय स्टेप जो है मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है कि इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, हर लाइन को एग्जीक्यूट होते हुए कितना टाइम लगेगा और ओवरऑल इस पूरे सूडो कोड को रन होने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके 10 मार्क्स थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये है जिसमें सर ने हिपिफाई मेथड का जो रिकर्सन्स है वो दी हुई है और सर ने बोला कि आपने इसको जो है कम्प्लीटली सॉल्व करना है और कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद मुझे T ऑफ n यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी फाइनली फाइंड करके देनी है, किसको यूज़ करते हुए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है वो यूज़ करते हुए। ठीक हो गया? तो चलिए अब इस क्वेश्चन फाइल को हम कर देते हैं बंद और अब देखते हैं कि जी हमारा सॉल्यूशन क्या है जी। तो ये देखिए मैंने इसको MS वर्ड के ऊपर जो है एक नई फाइल बनाकर वहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने सिर्फ PDF ओपन की है। अदरवाइज़ ये PDF में आपने इसको सॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए PDF ओपन की हुई है। बाय द वे मैंने इसको सॉल्व जो है वो MS वर्ड पे ही किया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं अब आपको समझा देता हूँ डिटेल के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखें, इस तरह से मैंने हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद ये देखें, सबसे पहले देखिए हमें जो सूडो कोड दिया गया था उसमें क्या था, सबसे पहले एक आउटर मोस्ट लूप थी जी जो कि क्या थी, फॉर x इक्वल टू 1 टू n, जिसका मतलब ये है कि एक फॉर लूप है जिसके अंदर एक वेरिएबल है x और वो x जो वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट करके n तक जाएगा। तो जारी बात है दोस्तों, एक अगर एक लूप है जो कि n टाइम चल रही है तो आपको क्या पता कि वो n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सिंपली क्या दिया, दिस रन्स n टाइम्स, कि हमें नहीं पता कि n क्या है लेकिन हमने फिर कह दिया कि भाई n की वैल्यू जो भी होगी तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि अगर ये लूप 1 से लेकर n तक जा रही है इसका मतलब है ये n टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर n क्या है, वो एनी नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें जो लूप दी गई थी वो थी मिडल लूप।
मतलब दरमियान में लूप, और उस लूप में क्या हो रहा था, फॉर y इक्वल टू 1 टू 3, यानी एक फॉर लूप है जिसके अंदर y एक वेरिएबल है जो कि स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस ओवरऑल लूप की बात करें तो ये 3 टाइम चलेगी। 3 टाइम कैसे बोला, 1 के टाइम चलेगी, फिर 2 के टाइम चलेगी और फिर 3 के टाइम चलेगी, क्योंकि इसने सिर्फ 3 तक जाना है। तो 1 से लेकर 3 तक कितना बनता है, 3 टाइम्स। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया दिस रन 3 टाइम्स फॉर ईच एक्स, कि जब जब एक्स वाली लूप चलेगी तब तब ये जो लूप है ये 3 टाइम जो है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो ये इसका मिडिल लूप का आंसर था, ये वाला इतना सा, दिस रन 3 टाइम्स फॉर ईच एक्स। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट आगे आ जाती है हमारे पास इनर मोस्ट लूप। इनर मोस्ट लूप क्या थी, फॉर z इक्वल टू 8, कि एक फॉर लूप है जिसके अंदर z जो है वो 8 से स्टार्ट कर रहा है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये लूप तब तक चलेगी जब तक z की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर यानी बड़ी है। यानी अब देखो z की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 8, 8 0 से बड़ा होता है, यस। उसके बाद उसने बोला कि हर एक आइट्रेशन के बाद, आइट्रेशन कहते हैं लूप के एक दफ़ा कंप्लीट चलने को हम एक आइट्रेशन कहते हैं, तो कहता है हर एक आइट्रेशन के बाद जो z की वैल्यू है ना उसको उसमें हम -2 कर देंगे। मतलब लेट्स से अगर z की वैल्यू फर्स्ट टाइम 8 है ना, तो अब देखो कंडीशन चेक होगी, क्या 8 बड़ा होता है 0 से, यस, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब है जब z की वैल्यू 8 थी तब ये लूप चलेगी, और जब एक दफ़ा लूप चलेगी ना तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद z की वैल्यू जो थी 8 उसमें से -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 रह जाएगा बाकी। तो अब देखो 6 भी 0 से बड़ा होता है, मतलब जब जब z की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब देखो 6 जो है वो भी 0 से बड़ा होता है, लिहाजा 6 टाइम 6 की दफ़ा भी ये लूप चलेगी। उसके बाद 6 में से 2 माइनस होगा, जवाब आ जाएगा 4, 4 की दफ़ा भी ये लूप चलेगी, क्यों, क्योंकि 4 भी बड़ा होता है 0 से। उसके बाद नेक्स्ट 4 में से 2 माइनस होगा, जवाब आ जाएगा 2, तो 2 भी 0 से चूँकि बड़ा होता है लिहाजा अब भी लूप चलेगी। उसके बाद 2 में से 2 माइनस होगा, फिर अगेन 2 में से अब 2 माइनस होगा तो जवाब आएगा 0। अब देखो 0 जो है वो 0 से बड़ा नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही z की वैल्यू 0 होगी तो चूँकि कंडीशन हो गई है फॉल्स, लिहाजा अब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका मतलब है लूप कितनी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई, 8 की दफ़ा, 6 की दफ़ा, 4 की दफ़ा एंड 2 की दफ़ा। तो 1 2 3 एंड 4, यानी इसका मतलब है ये जो हमारे पास इनर मोस्ट लूप है ये अगर एग्जीक्यूट होगी तो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। ठीक होगा। तो यहाँ पे देखो हमने वही चीज़ लिखी हुई है कि इनिशियल z की वैल्यू चूँकि 8 थी, और कंडीशन ये थी कि z तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक z जो है वो 0 से ग्रेटर है, और उसके बाद हर एक स्टेप के बाद जो है, मतलब हर एक आइट्रेशन के बाद जो है z की वैल्यू में से हम 2 को माइनस करते रहेंगे। उसके बाद देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ z 8 6 4 एंड 2 देन z इक्वल टू 0। ऐसे ही हुआ ना कि देखो पहली दफ़ा 8 था, फिर नेक्स्ट 2 माइनस हुआ 6 आ गया, 6 में से 2 माइनस हुआ 4 आ गया, 4 में से 2। तो इस तरह देखो फर्स्ट टाइम z की वैल्यू 8 थी, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 0 हो गई। और जैसे ही z की वैल्यू 0 हुई तो फ़ौरन से कंडीशन जो गई है फॉल्स हो गई है, तो लिहाजा हमारी जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, सो z टेक्स वैल्यूज 8 6 4 2, सो फाइनल दिस इनर मोस्ट लूप रन्स 4 आइट्रेशंस। आइट्रेशंस मीन चलना, एक लूप का एक दफ़ा कंप्लीट चलने को हम आइट्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी ये जो मोस्ट इनर लूप है, इनर मोस्ट लूप है, ये सिर्फ 4 टाइम्स चलेगी, 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद टोटल ऑपरेशंस। अब देखो इनर मोस्ट लूप के अंदर हमें सर ने एक प्रिंट कमांड दी हुई थी, प्रिंट जी। अब देखो अगर दोस्तों आपकी जो जी वाली लूप है, इनर मोस्ट लूप अगर 4 टाइम चल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर जो कमांड होगी, जो उसके अंदर लाइन होगी जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो भी तो 4 टाइम ही चलेगी ना। और 4 क्या है, 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, और किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो प्रिंट जी की कमांड है ये 4 टाइम चलेगी, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंट जी है वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम का मतलब है मतलब कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब अगर दोस्तों हम इसको फाइनल टोटल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंट जी लिखें तो टोटल जो प्रिंट जी की, चूंकि प्रिंट जी सिर्फ खाली इनर लूप के लिए नहीं चल रहा, हमने बाहर वाली जो लूप है उनके लिहाज से भी इसको चेक करना है। तो अगर हम इन तमाम लूप को देखें तो पहली लूप कितनी दफ़ा चल रही थी, एन टाइम, मतलब हम लिख सकते हैं एन। उसके बाद दूसरी लूप कितनी दफ़ा चल रही थी, 3 टाइम, मल्टीप्लाई 3 टाइम। उसके बाद मतलब जितनी लूप्स होती हैं ना, तमाम लूप्स की आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखनी होती है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है उनको। तो पहली लूप एन टाइम चल रही थी, मैंने क्या लिखा एन। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मिडिल लूप 3 टाइम चल रही थी। उसके बाद मोस्ट इनर लूप जो है वो 4 टाइम चल रही थी, तो इंटू 4। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या जवाब आया 12, 12 मल्टीप्लाई एन क्या जवाब आएगा
12n, क्या जवाब आया 12n। तो ये देखो यही नीचे जा गया है। ये देखो जब हमने अपनी तमाम लूप्स को जो है उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ गया 12n। और आपको पता है जब हम फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो उसके अंदर जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो 12n का मतलब क्या है कि 12 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम निगलेक्ट करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल बचता ना, हाईएस्ट पावर वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी बचती है, उसको हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि n की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो n1 ही है, लिहाजा इसका मतलब है कि हमारे पास जो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। सो यहाँ पर फाइनल हमने ये कह दिया टाइम कम्प्लेक्सिटी t ऑफ n इक्वल टू 12n था, जिसमें से हमने क्या कर दिया, अपने कांस्टेंट को ड्रॉप किया। जब कांस्टेंट को ड्रॉप कर दिया तो बाकी बच गया हमारे पास n, तो लिहाजा हमारे पास जो फाइनल सो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n टाइम। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन कि अगर इस सूडो कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है जी, तो चलें ये पूरा सॉल्यूशन उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप सॉल्व करते हैं। तो ये लो जी, ये लिख लो आप, ये आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज़ करके ये लिख लिया होगा जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया। चलो मैं एक दफ़ा सॉल्यूशन आपको पूरा दिखा देता हूँ यार, क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर आप लिख लो एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये स्टेप नंबर 1 है, ये लो जी, ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये है, ठीक है, लिख लिया इसको भी। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट ये है स्टेप नंबर 2, जनरल फॉर्म आफ्टर के एक्सपेंशंस, लिख लिया जी ये भी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है और स्टेप नंबर 5 है लास्ट पे। ये लो जी, यहाँ तक आपका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आया सारा। चलो जी, उम्मीद है लो जी, उम्मीद है आपने सारा नोट कर लिया होगा। चलो जी, अब समझाता हूँ। देखो हमें दोस्तों जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हिपिफाई मेथड की जो रिकर्सन दी गई थी, रेकुरेंस, रेकुरेंस जो एक्सपेंशन दी गई थी, एक्सप्रेशन दी गई थी, वो क्या थी, टी ऑफ एन यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट एक्सपेंशन है। अब इस फर्स्ट एक्सपेंशन के अंदर हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज करते हुए टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 की जो है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो जरा गौर करो दोस्तों, यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हीप सॉर्ट के अंदर जिन एलिमेंट्स को आपने सॉल्व करना है ना, जरा गौर समझिएगा, ये थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है थोड़ी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स की अगर आपको समझ भाई नहीं आ रही तो फिर मैंने आपको सोल्यूशन तो दिखाई दिया है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपने समझना इसको तो जरा माइंड लगाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले वो बोल रहा है टी ऑफ एन, टी ऑफ एन क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है हीप सॉर्ट के अंदर। ठीक हो गया, अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स हों तो उनको कहता है सॉर्ट करने के लिए हमें एन डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी, यहाँ पे एन ही कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे एन डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब है, यानी वो कह रहे हैं एन डिवाइड बाई 2 टाइम जो है वो आपको हीप सॉर्ट के अंदर अपने एन एलिमेंट्स को सॉल्व करने के लिए टाइम दरकार होगा। यानी हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग के अंदर कि अगर आपके पास 12 एलिमेंट्स है ना, तो उनको करने के लिए आपको 6 टाइम जो है वो अपने हीप सॉर्ट को आइट्रेशन चलानी पड़ेगी। 6 आइट्रेशन के बाद जाकर आपका हीप सॉर्ट जो है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो सकता है। ये हम सिंपली कह रहे हैं कि जितने टोटल एलिमेंट्स होंगे ना, उसका हाफ टाइम लगेगा। अगर n एलिमेंट्स हैं तो n डिवाइड बाय 2 टाइम लगेगा। ठीक हो गया, अब देखो ठीक है, अब जी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स के लिए n डिवाइड बाय 2 टाइम लग रहा है, तो ये बताओ n डिवाइड बाय 2 के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जाहिर बात है दोस्तों, अगर n एलिमेंट्स के लिए n डिवाइड बाय 2 टाइम लग रहा है तो जाहिर है n डिवाइड बाय 2 अगर एलिमेंट्स होंगे तो n डिवाइडेड बाय 4 टाइम लगेगा, क्योंकि अगर n एलिमेंट्स हैं उसके लिए हाफ टाइम लग रहा है। तो जाहिर बात है अगर उसका हाफ हो जाए, मतलब n डिवाइड बाई 2 हो जाए, एलिमेंट्स हो जाए, तो जाहिर बात है फिर इसका आप हाफ कर दो तो उतना टाइम आपको लगेगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हो आप मेरी। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स ही n डिवाइड बाई 2 हो जाएं
तो फिर इसका मतलब है उसके ऊपर जो टाइम लगेगा वो n डिवाइड बाय 4 होगा, यानी n डिवाइड बाय 2 का आप हाफ करोगे तो वो हो जाता है n डिवाइड बाय 4। यानी जिन सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिंपल वर्डिंग के अंदर ये है कि जितने टोटल एलिमेंट्स होंगे ना उनका हाफ टाइम आपको दरकार होता है हीप सॉर्ट के अंदर। क्लियर बात? अच्छा जी, तो यही चीज़ हमने यहाँ भी करनी थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमने t ऑफ n डिवाइड बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वो क्या आ गई, t इंटू n डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या आती है, t इंटू n डिवाइड बाय 4 प्लस कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, सो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, कि जहां पर ये देखो ये हमारे पास ऑफिशियल इक्वेशन क्या थी। एक मिनट मैं आपको दोबारा ये तो सारा समझा दी ना मैंने आपको। अब मैं आपको जरा एक दफा बता देता हूँ कि इसमें ये हमने वैल्यू कैसे पुट की हैं। अब देखो, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। अब देखो ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसके अंदर देखो हमने टी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो टी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 ये था, ठीक है, इतना इतना पोर्शन। इसकी जगह पर हमने इसकी ये जो वैल्यू फाइंड की है ये हमने इसकी जगह पे पुट करनी है। तो ये देखो मैंने वही किया, टी ऑफ एन, ये देखो टी ऑफ एन जो है वो सेम एज इट इज आ गया। उसके बाद ये प्लस सी जो है ये भी सेम एज इट इज देखो आ गया। उसके बाद देखो टी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 की जगह पे मैंने ये वाली पूरी इक्वेशन जो है वो पुट कर दी है। ये देखो ये देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा टी ऑफ एन डिवाइड बाई 4 प्लस सी। चूंकि ये देखो ये इतना इतना आंसर किसका था, टी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 का, तो उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हो गया? जब मैंने वैल्यू पुट की तो अब इसको जब मैं आपस में प्लस मतलब प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये बाहरी वाला जो सी है ये अंदर वाले सी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होने के बाद 1c प्लस 1c कितना हो गया 2c, प्लस होगा सच्ची प्लस प्लस प्लस, तो यानी ये 2c आ जाएगा और बाकी टी ऑफ एन डिवाइड बाई 4 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन करने के बाद और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आया टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाई 4 प्लस 2c। क्लियर? अब देखो जिस तरह हमने टी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ एन डिवाइड बाई 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों देखो बड़ा आसान है, अगर एन डिवाइडेड बाई 4 एलिमेंट्स हो तो बताओ कितना टाइम लगेगा, एन डिवाइडेड बाई 8 टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी ऊपर सिंपल वर्डिंग में समझाया कि जितने एलिमेंट्स होंगे उसका हाफ टाइम निकाल लो। तो यही यही देखो हमने यहाँ पे किया कि नेक्स्ट हमने अब क्या किया, टी ऑफ एन डिवाइड बाई 4 फाइंड करने के लिए हमने उसकी वैल्यू फाइंड क्या की, टी ऑफ एन डिवाइड बाई अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब टी ऑफ एन डिवाइड बाई 8 प्लस कांस्टेंट टाइम उसको लगेगा हीप सॉर्ट को। ठीक हो गया? तो हम पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, ये थी अब हमारे पास इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर टी ऑफ एन डिवाइड बाई 4 की जब हमने उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी, टी ऑफ एन डिवाइड बाई 8 प्लस सी, जैसे हमने ऊपर की थी। ठीक है, और उसके बाद प्लस 2c जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद जब हमने इसको आपस में सॉल्व किया तो 2c प्लस 1c कितना हो गया 3c, और टी ऑफ एन डिवाइड बाई 8 जो है वो वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास आ गई अब सॉल्व होने के बाद इक्वेशन टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाई 8। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे आगे मूव कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया जी। अब देखो जनाब हमने ये है हमारे पास, अब देखो अब वो बोलेगा कि टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 8 के लिए इक्वेशन फाइंड करो, फिर टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 16 के लिए, क्योंकि अगर एन डिवाइड बाई 8 होगा तो उसका मतलब क्या होगा, टी ऑफ एन डिवाइड बाई 16, फिर उसके बाद उसकी, तो यानी ये तो काम ऐसे चलता रहेगा। तो हमने फाइनल जो है एक जनरल एक्सप्रेशन हम निकालना है। मतलब इस चीज़ को देखते हुए हमने अब एक जनरल एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसको अगर हम पुट करें तो उस फार्मूले के अंदर हम अगर वैल्यू रखें तो हमारे पास यही सेम एग्जैक्ट जो है वो एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म लिख दी आफ्टर के एक्सपेंशंस। एक्सपेंशंस क्या है, ये जो आप एक्सपेंशन निकाल रहे थे बारी बारी, टी ऑफ 2 एन डिवाइड बाई 2 के लिए, फिर टी ऑफ एन डिवाइड बाई 4 के लिए, फिर टी ऑफ एन डिवाइड बाई 8 के लिए, फिर उसके बाद टी ऑफ एन डिवाइड बाई 16 के लिए। तो ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमने फाइनल जो है क्या कह दिया, हमने कहा ये जो 8 है बेसिकली इसकी जगह पे हमने इसका फाइनल के एक्सप्रेशन पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब जरा, जनरल फॉर्म आफ्टर के एक्सपेंशन वी सी द पैटर्न। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एक पैटर्न बन के आ गया। ये पैटर्न हमने बेसिकली कैसे निकाला है, ये देखो दोस्तों, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी इसमें देखो ये 3c है ना, तो ये 3 क्या है, इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने के का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या 8 है, तो अगर आप दोस्तों गौर से देखो तो ये देखो मैं आपको अगर गौर से दिखाऊं तो ये देखो जरा, जब यहाँ पर 1c था, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1c है, और यहाँ पे देखो 2 कब आता है, अगर आप 2 की पावर 1 लोगे तो जवाब आएगा 2।
ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पर 4 है ना, तो ये 4 कैसे आएगा? 4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी। इसका मतलब देखो ज़रा यहाँ पे ज़रा गौर करो। यहाँ पे देखो अगर 2 की पावर 2 ली जाए और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या है 2c है, ठीक है? तो मतलब जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है ना, वही सेम यहाँ पे अगर 2 की पावर ली जाए ना, तो हमारे पास एग्ज़ैक्ट यहाँ पर वही आंसर आता है, जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन में आना चाहिए, ठीक है? इस तरह यहाँ पे भी देखो ज़रा, यहाँ पे क्या 3 है ना, तो अगर आप 2 की पावर यहाँ पे 3 लोगे तो हमारे पास जवाब 8 आएगा। तो इसका मतलब ये है हमने फाइनली ये कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए ना 2 टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाय 2 की पावर के प्लस के डॉट सी, ये हमारे पास क्या आ जाता है? जनरल फॉर्म आफ्टर के एक्सपेंशन आ जाती है। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लेट्स से आप यहाँ पे 4 पुट करो, 4c, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 क्या जवाब आएगा? 16। तो देखो एग्जैक्ट हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो ऊपर बन रहा था, ठीक है? अगर आप 16 वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो हमारा एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ये जर्नल बेसिकली एक्सपेंशन आ गई है, ठीक है? जर्नल फॉर्म आ गई है। अब इस जर्नल फॉर्म के अंदर दोस्तों हमने क्या करना है? अब इस जर्नल फॉर्म के अंदर हमारे पास ये है, एक मिनट है, इस जनरल फॉर्म के अंदर हमने बस बेसिकली अब फाइंड करनी है टू एन डिवाइड बाई 2k की वैल्यू, 2 की पावर k की वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करनी है यहाँ पर। बेसिकली हमें k की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास आएगी तो यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करके अपनी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या दिया, द बेस केस इज व्हेन n डिवाइड बाई 2 की पावर k इक्वल टू 1, कि अगर हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 की पावर k इक्वल टू 1 जब होगी, बेस्ट केस का क्या होता है? बेस केस या बेस्ट केस ये होता है कि जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट टाइम सिर्फ लगता है हमारे किसी भी हीपिंग कह रहा हूँ, सॉर्टिंग एल्गोरिदम को। तो वो कह रहा है कि अगर हम जो है डिटरमाइन कर लें व्हेन टू स्टॉप, जब हम इसको स्टॉप करें तो हमारे पास क्या होगा? एन डिवाइड बाई 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी उस टाइम जब हम इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है? तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इधर देखो जरा, ये क्या था? एन डिवाइड बाई 2 की पावर k, अगर वो 1 के बराबर हो जाए, तो अब देखो यहाँ पर 2k को इस तरफ क्या हो रहा है? आपको पता है ना मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर इक्वल की एक साइड पे बटा लगा हो, मतलब डिवीजन हो रही हो, तो अगर उसी डिवीजन की नीचे वाले पोर्शन को उठाकर आप दूसरी साइड पे ले जाओ, तो वो वहां जाकर क्या हो जाता है? दूसरी तरफ जाकर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ होगी कि 2k यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये जाके 1 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ 1 से जब मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज़ वापस आ जाती है। तो हमारे पास यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा n डिवाइड बाय n इक्वल टू 2 की पावर k। अब यहाँ पर इस 2 को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? log विद बेस 2 ले लेंगे। जब हम दोनों तरफ log विद बेस 2 n इक्वल टू log विद बेस 2 एंड 2 की पावर k, जब ये लेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी log विद बेस 2 n, ये k की वैल्यू आ गई है। अब पुटिंग द वैल्यू k इन दिस जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म के अंदर k की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये देखो, अगर जब हमने यहाँ पे जैसे बोला था कि अगर n डिवाइड बाई 2 की पावर k इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फिर कितनी आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम आ जाएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की, जिसको हमने c ऑफ 0 यानी कांस्टेंट सम कांस्टेंट, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यही चीज़ की कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी, जनरल फॉर्म थी, ये देखो इस जनरल फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है? n डिवाइड बाई 2 की पावर k। तो अगर n डिवाइड बाई 2 की पावर k हो, जिसको हमने एक ये डिनोट कर रहे हैं कि वो बेसिकली 1 के बराबर है, तो उसके अंदर फिर हमने ये कह दिया कि वो 1 जो है कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है। तो हमने इसको बेसिकली c ऑफ 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे t ऑफ n डिवाइड बाई 2 की पावर k की जगह हमने c ऑफ 0 पुट कर दिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद ये क्या है? ये k है। इस k की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आई थी? log विद बेस 2n, तो वो log विद बेस 2n आ गया। उसके बाद ये जो c है ये सेम एज इट इज ऐसे ही आ गया, ठीक है? तो बेसिकली हमने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, हमने बस n डिवाइड बाई 2 की जगह पे उसकी उसकी जो जनरल फॉर्म हमने निकाली है, सम कांस्टेंट c ऑफ 0 वो पुट कर दिया, और बाकी k की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया, और c जो है वो वैसे ही आ गया। तो हमारे पास ये जो है क्या आ गई है? इक्वेशन आ गई है, ठीक है? इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? इग्नोरिंग द ऑल कांस्टेंट्स। ये देखो c ऑफ 0 क्या है? ये भी कांस्टेंट है। c क्या है? ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। बाकी क्या बच गया? बाकी हमारे पास बच गया log विद बेस 2 n।
जब इस log with base 2n को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा टी ऑफ एन, यानी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। यही आपके पास फाइनल आंसर था। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ एक एक स्टेप बताया। तो जिनकी तो मैथ स्ट्रॉन्ग है, जिनको मैथ बड़ी अच्छी लगती है, तो यकीनन उनको अच्छे समझ आ गई होगी। ठीक है, और जिनकी मैथ इतनी अच्छी नहीं है उनको भाई फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि ज़्यादा बात ये सारा मैथमेटिक्स का कमाल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।